हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सिंह इलेक्ट्रिकल यात्रा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो अभी ये जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। क्लास 10th का जो सीरीज ऑफ लेक्चर हमने फिजिक्स के ऊपर शुरू किया था उसका एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। स्टूडेंट्स, जैसा आप अभी जानते होंगे कि हमने बताया था कि मैग्नेटिज्म के चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो 3 पोर्शन में बताया था पूरे मैग्नेटिज्म के पोर्शन को पूरे चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला पोर्शन था मैग्नेटिज्म का, द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई ए करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये पहला पोर्शन था। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके वीडियोज़ आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे पूरी क्लास 10th फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको लाइट से लेके इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैग्नेटिज्म के वीडियो जो अब तक बनाए गए हैं सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे मैग्नेटिज्म के चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जैसा मैं बता चुका, अभी मैंने उसका नाम लिया। और उसके बाद दूसरा पार्ट है फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पूरे पहले पार्ट में हमने किसकी बात की कि जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। इसके अंदर हमने स्ट्रेट कंडक्टर को देखा, लूप को देखा, सोलेनॉइड को देखा और इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखा। तो इन सब सारी चीज़ों में कॉमन बात क्या थी, करंट से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई पहले से करंट होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, और पहले से मैग्नेटिक फील्ड होगी। पहले सेगमेंट से इसका डिफरेंस क्रिएट कीजिए स्टूडेंट। पूरे चैप्टर को 3 सेगमेंट में बांटा था। पहला सेगमेंट जो हमने देखा था, 3 सेगमेंट में बांटने के बाद पूरे चैप्टर को हमने जो 3 सेगमेंट में बांटा था, उसमें पहला सेगमेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे। दूसरे सेगमेंट में हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगी पहले से एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा या एक मूविंग चार्ज होगा, उसके ऊपर हम फोर्स देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस सेगमेंट का नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने बताया था कि पूरे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है हमारा दूसरा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है। तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो तो आप पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब उसका स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम होगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट, एक करंट कैरिंग वायर है जो करंट इस तरीके से लेके जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। इस फोर्स का नाम भी है, आगे जाके आप पढ़ लेंगे। इस फोर्स का नाम लॉरेंज फोर्स है। आगे जब आप जाएंगे तो लॉरेंज लॉ के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो ऐसा देखा गया कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा गया तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। अब ये बात हम सोचें कि भाई फोर्स क्यों एक्सपीरियंस हुआ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस हुआ। तो इसका रीज़न ये है कि अभी आपने पहले सेगमेंट में क्या पढ़ा था कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज ए मैग्नेट। अगर हर करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह काम करता है तो एक मैग्नेट को किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर तो फोर्स लगेगा ही, क्योंकि एक मैग्नेट को अगर दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नो डाउट उस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगा। इसी वजह से क्या होगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर क्योंकि एक मैग्नेट की तरह काम करता है, इसीलिए जब इसको किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो इस फोर्स की कहानी क्या है कि जैसे इस डायरेक्शन में कि फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, पहले हम वो देखेंगे, फिर इसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले ही पढ़ेंगे तो आप इसका स्टेट यहाँ पे लिखना चाहें तो एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। हर करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना। तो वो हम देखेंगे भाई कि ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये फोर्स तो फोर्स किधर लगेगा इसकी बात करेंगे। फोर्स किधर लगेगा, जैसे मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये फोर्स किधर लगेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे लगेगा, कैसे पता करेंगे, तो इसका एक रूल है, वो रूल बताएंगे, उस रूल से आप पता करेंगे। पहले इस बात करते हैं इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की, कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर हम ये भी आपको बताएंगे कि ये कैसे इनवर्ट डायरेक्शन में कैसे फोर्स है, ये हम बताएंगे। ये डायरेक्शन का मैटर है। तो फोर्स के अंदर दोनों चीज़ होता है ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा स्टूडेंट कि हालांकि ये फॉर्मूला CBSE में नहीं है, फिर भी आप याद रख लीजिए F = बिल साइन थीटा। बिल ऐसे BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। मतलब इसे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मतलब इसको NCERT में अगर आपको बोर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बोर्ड में लिखेंगे तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स,
ऐसे डालेंगे, मतलब अगर बोलेगा व्हाट आर द फैक्टर्स, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑन ए स्ट्रेट करेंट कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसमें लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स क्या होंगे। तो आप ऐसे याद रखिए आप F इक्वल टू बिल साइन थीटा, पहला फैक्टर यही लिख लीजिएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना ज़्यादा अगर इस वायर के अंदर करंट बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी बात लिख लीजिएगा स्टूडेंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तीसरी बात भी लिख दीजिएगा स्टूडेंट, तीसरी बात उसी फॉर्मूला एक याद रखेंगे, और जब CBSE क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से तोड़ के लिखेंगे। अब फिर तीसरा क्या लिखूंगा स्टूडेंट, तीसरा लिखूंगा मैग्नेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या होता है, L इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस L को आप लिख सकते हैं, L यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वायर बहुत लंबा हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन हमें कौन सा लेंथ लेना है वायर का, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना। और ये फिर इसके बाद लास्ट पोर्शन, जैसे अभी तक आप 10th में आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे, है ना। मुझे हालांकि 2 एंगल की जरूरत है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 कितना होता है, आपको यही आएगा साइन 0 होता है 0, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो हमें इसी की ज़रूरत है। तो लास्ट है स्टूडेंट, लास्ट को हम ऐसे इस तरह से नहीं लिखेंगे, साइन थीटा नहीं लिखेंगे, हम लास्ट में ऐसे लिखेंगे कि F विल बी मैक्सिमम, ये फोर्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा स्टूडेंट बताइए, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यानी फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा है क्या, पहले थीटा है इज द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेटा जब करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम होगा। तो आप ऐसे लिख लेंगे बेटा स्टेटमेंट में, इसको कैसे लिखेंगे, चौथा पॉइंट आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग वायर विल बी 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा तो फोर्स इसके ऊपर मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, ये चौथा पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट, F मिनिमम कब होगा, F मिनिमम कब होगा, और F मिनिमम कितना कब होगा और कितना होगा, तो F मिनिमम होगा 0, मिनिमम फोर्स कितना लगे 0। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वायर है उसके अंदर करंट जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, फिर भी उसके ऊपर फोर्स 0 हो? हाँ पॉसिबल है। कब, जब वायर यानी जब थीटा की वैल्यू 0 हो, जब यहाँ बेटा थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस सिचुएशन में फोर्स साइन 0 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा 0। तो यानी इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट में एकदम सिंपल याद रखिए, कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करना है, इतना याद रखिए कि अगर थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है, तो इसको ऐसे स्टेटमेंट में कैसे फ्रेम करिए, स्टेटमेंट में फ्रेम करना आसान, कि व्हेन वायर विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, when wire will be parallel or anti-parallel to the magnetic field, then the force will be 0। देखिए स्टूडेंट, यानी इसमें F मिनिमम इक्वल्स टू 0 होगा। कब, जब 0 कब होगा, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे थी, जैसे इसी में देख लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है और करंट कैरिंग कंडक्टर भी ऐसे हो जाए, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो इस सिचुएशन में फोर्स क्या होगा 0। अब इसके बाद एंटी पैरेलल होंगे तो भी फोर्स 0 होगा, एंटी पैरेलल होंगे तो भी फोर्स 0 होगा। ये याद रखने वाली बातें हैं, ये 5 पॉइंट अगर आपको याद है तो ये पाँचों पॉइंट इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में है, ये पाँचों पॉइंट इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में है। तो ये एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और वो फोर्स 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। और ये कैसे, मतलब ये प्रूफ करने के लिए मैंने आपको एक लॉजिकल आइडिया भी दिया कि कैसे आप समझ सकते हैं क्यों फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये फोर्स को मैंने बताया कि आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बिल साइन थीटा। तो जब पॉइंट्स बनाने की बारी आएगी तो ऐसे बना लीजिएगा, NCERT में या CBSE में बोर्ड में लिखने की बारी आएगा तो बना लीजिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द वायर एंड फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और चौथे पॉइंट में लिख लीजिएगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट 90 डिग्री एंड फोर्स विल बी मिनिमम व्हेन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में, अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बनाया, हम अगला सेगमेंट जो इस वीडियो का होगा उसमें हम आपको इसके डायरेक्शन को देखना बताएंगे। तो इसके डायरेक्शन को आप कैसे देखेंगे, इसके डायरेक्शन को आप देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो उसका हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर एक तो क्वेश्चन बोर्ड में ये डायरेक्ट आएगा कि किन किन फैक्टर्स पे ये फोर्स डिपेंड कर रहा है। दूसरा आएगा कि भाई ऐसे दे देगा आपको, करंट कैरिंग वायर दे देगा, या देखिए करंट कैरिंग वायर की जगह ये चार्ज भी दे सकता है।
चार्ज दे सकता है, जैसे प्रोटॉन मूव कर रहा हो, तो याद रखिएगा जिधर प्रोटॉन मूव करेगा वही करंट का डायरेक्शन मान लेंगे हम, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन मानते हैं। अगर और फिर उसके बाद या तो ये भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ना। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा थीम होगा डायरेक्शन, जो ये फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको पता करना। तो इसको पता करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आपको जो अगला वीडियो है जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर है आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।